हेलो बच्चों, बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है? जेनेटिक्स। और वेटेज भी है सबसे अधिक किस में है मेरे भाई? जेनेटिक्स में। ठीक है, तो आज से हम जो लोग जेनेटिक्स शुरू करें, मार्क करो, जहाँ तक जेनेटिक शब्द का सवाल है तो जेनेटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? बेटेसन ने। 1906 ईस्वी में बेटेसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या दिया था? जेनेटिक। वर्ड जेनेटिक्स गिवेन बाय बेटेसन। ठीक है बच्चों, मार्क करो, चूंकि बेटेसन ने सबसे पहले जेनेटिक शब्द दिया था, वर्ड दिया था, मतलब क्या? जेनेटिक शब्द उत्पन्न करने वाला सबसे पहले क्या था? बेटेसन। इसीलिए हम लोग बेटेसन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। हालांकि कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ, तो जेनेटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? बेटेसन। चूंकि जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले बेटेसन ने दिया था, इसीलिए बेटेसन को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब आइए बच्चों, जेनेटिक्स दरअसल है क्या? तो मार्क करो, दो वर्ड आता है, जेनेटिक्स बराबर हेरिडिटी और वेरिएशन। बच्चों मैथमेटिक्स की भाषा में बात करो तो हेरिडिटी और वेरिएशन बराबर क्या हुआ? जेनेटिक्स। मार्क करो, हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता, अब वेरिएशन मतलब विभिन्नता। इसको यूं समझो कि आनुवांशिकता जोड़ विभिन्नता बराबर आनुवांशिकी। आनुवांशिकता जोड़ विभिन्नता बराबर आनुवांशिकी, मतलब जेनेटिक्स बराबर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब सवाल है मेरे भाई कि जहां तक आओ दोनों वर्ड को देखो, हेरिडिटी और वेरिएशन। सबसे पहले हेरिडिटी। बच्चों हेरिडिटी को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। मार्क करो, हेरिडिटी का दो पार्ट। और बच्चों ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, आप लोग सुने हुइएगा कि माता पिता के कुछ लक्षण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? स्थान में। मेरी बात को गौर करें, माता पिता के कुछ लक्षण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, जिसको क्या कहोगे? हेरिडिटी। मतलब समझे, यहां पर इस हेरिडिटी में भी दो पार्ट हुआ। एक वह लक्षण, माता पिता के कुछ लक्षण, कुछ कैरेक्टर संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते। तो मार्क करो, जो लक्षण, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा उसको क्या कहोगे? हेरिडिटरी कैरेक्टर। कौन कैरेक्टर? हेरिडिटरी कैरेक्टर। जैसे मेरे भाई डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है, मधुमेह जिसको कहते हैं। दूसरा है आई कलर। बच्चों ये याद रखिएगा, आई का जो हमारा कॉर्निया के पीछे जो आइरिस रहता है, एक प्रोटीनियस स्क्रीन है, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टर है। ठीक है, तो आई कलर किसी का देखोगे ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है। ये सारा कौन कैरेक्टर है? जेनेटिकल। और बच्चों पॉलीडक्टली, आमतौर पर हम लोग को 5 फिंगर होता है। कितना फिंगर? लेकिन कुछ आदमी को देखोगे 6 फिंगर भी होता है। ठीक है, ऋतिक रोशन, याद है एग्जाम्पल? ऋतिक रोशन को 6, हम लोग के गांव में देहात में इसको कहते हैं 6 उंगलिया। क्या उंगलिया भैया? 6 उंगली। ये भी एक जेनेटिकल कैरेक्टर। तो ये सारा कैरेक्टर कौन हुआ? हेरिडिटरी का। क्यों हुआ? क्योंकि यह माता पिता से संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? स्थानांतरित। अब बच्चों ये तो कैरेक्टर जो ट्रांसफर हुआ उसको क्या कहो? हेरिडिटी। और दूसरा एक टर्म आता है इनहेरिटेंस। दूसरा टर्म क्या होता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब देखो, ये थोड़ा सा इस बात को गौर कीजिए। ये देखिए, ये पिता है मान लो, तो पिता का ये देखो कुछ कैरेक्टर इसमें आया, बेटा में, बेटा का कहाँ गया? इसमें। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, उस घटना को हम लोग क्या कहोगे? इनहेरिटेंस। मार्क करो, हेरिडिटी शब्द का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है हेरिडिटी कैरेक्टर और दूसरा पार्ट क्या होता है? इनहेरिटेंस। हेरिडिटी कैरेक्टर मतलब क्या? वह लक्षण, वह कैरेक्टर जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कैरेक्टर। जैसे डायबिटिक, आई कलर, पॉलीडक्टली। लेकिन ये कैरेक्टर हेरिडिटरी क्यों हुआ? क्योंकि यह संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा? स्थानांतरित। तो बच्चों ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होगा, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। इसमें कभी मत कंफ्यूज होइएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन, दो पार्ट है,
एक कैरेक्टर और दूसरा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। बच्चों फिर याद रखिएगा कि उसी कैरेक्टर को हेरिडिटरी कैरेक्टर कहिएगा जिसमें क्या होगा? इनहेरिटेंस होगा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो ये तो हुआ हमारा पहला कौन? हेरिडिटी। अब आओ वेरिएशन को भी समझे। वेरिएशन मतलब एक्चुअली होता है बच्चों विभिन्नता। वेरिएशन मतलब क्या होता है? विभिन्नता। जहां तक विभिन्नता का सवाल है वेरिएशन, आओ इसको ऐसे समझो। ये देखो एक ब्लैक डॉग है, करिया कुत्ता, और एक एकदम उजरा बगुला के टीक वाला, दोनों में क्रॉस कराए 4 गो कुत्ता हुआ। एक कुत्ता इसमें क्या हुआ? काला, पूरा प्योर काला है। एगो कुतुर जो था से एकदम प्योर व्हाइट। एगो था रोन डॉग। रोन डॉग मतलब समझे चितकबरा, काला उजला का पैच। और चौथा जो डॉग था मेरे भाई, उसका हेड और लेग ब्लैक था, लेकिन पूरा बॉडी क्या था? व्हाइट था। तो अब ये देखो, एक ही माता पिता से क्या गो संतान हुआ? 4। और 4 संतान में क्या है? अंतर है। इसी अंतर को क्या कहोगे? वेरिएशन। मार्क करो, एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाले संतानों में अंतर को ही क्या कहोगे? वेरिएशन। हाँ, आप चाहते तो ये पूछ सकते थे कि आखिर इस वेरिएशन का जेनेटिक्स से क्या लेना देना है, हेरिडिटी से क्या लेना देना? तो बच्चों लेना देना है, इस बात को गौर कीजिए। सपोज करो ये ब्लैक डॉग में 3+ हेरिडिटी का लाजमी है, मानव है तो हेरिडिटी कैरेक्टर होगा। तो मान लीजिए इसमें 3+ इन हेरिडिटी और व्हाइट में 3- है। अब इससे 4 गो संतान हुआ तो लाजमी है ये हेरिडिटरी कैरेक्टर है, तो इसका तो इनहेरिटेंस होगा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होगा। जैसे देखिए ब्लैक डॉग है, इसमें 3+ इन हेरिडिटी का है। ये देखिए व्हाइट वाला में 3-। अब रोन में देखिए 1+1, 1+ पिता का आया, 1- इसका आया। अब देखिए हेड और लेग वाला ब्लैक और रेस्ट बॉडी व्हाइट, इसमें क्या होगा? 1+ पिता से आया, 2+ क्या? माता से। मतलब समझे कि ये जो 4 संतान है मेरे भाई, इसमें अनुवांशिक लक्षण समान और सेम मात्रा में होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। नतीजा संतानों में क्या होता है? अंतर होता है। इस अंतर को क्या कहोगे? वेरिएशन। मार्क करो, ये जो 4 संतान हुआ, इस 4 संतानों में समान और बराबर मात्रा में ही अनुवांशिक लक्षण या हेरिडिटरी कैरेक्टर होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए संतानों में क्या होता है? डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएशन। ठीक है, तो बच्चों ये तो हम लोग देखे हेरिडिटी क्या हुआ और वेरिएशन। अब आओ थोड़ा सा जेनेटिक्स की परिभाषा। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ biology which deals the study of the entire wonderful mechanism of heredity and variation। मार्क करो, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वह शाखा है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशन, हेरिडिटी और वेरिएशन के समस्त वंडरफुल मैकेनिज्म का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब बच्चों जहां तक जेनेटिक्स का सवाल है, हमारे सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है, पर्टिकुलरली 12th में, तो आओ थोड़ा सा जेनेटिक्स का ब्रांच हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है? क्लासिकल जेनेटिक्स। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गिक अनुवांशिकी। पहला कौन है? क्लासिकल जेनेटिक्स अर्थात वर्गिक अनुवांशिकी। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मतलब प्रायोगिक अनुवांशिकी। और तीसरा है मॉलिक्यूलर एंड फिजियोलॉजिकल। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर और फिजियो, आणविक और कार्जिक जेनेटिक्स। और तीसरा है, चौथा और आखिरी है बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी। मार्क करो, एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी को एक अलग से यूनिट में डील के, लेकिन हम लोग इसको जेनेटिक्स में ही पढ़ लेंगे। तो बच्चों आओ हम लोग आज से क्या शुरू करें? क्लासिकल जेनेटिक, वर्गिक अनुवांशिकी। बच्चों जहां तक क्लासिकल जेनेटिक्स का सवाल है तो इसके पितामह कौन है रे? जीजे मेंडल। इसका पूरा नाम क्या हुआ? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम हुआ बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका बर्थ है क्या? 1822 और डेथ कब है? 1840। मार्क करो बच्चों, कहा जाता है
कि पूरा इंटायर क्लासिकल जेनेटिक्स बच्चों मेंडल के फाइंडिंग के इर्द गिर्द है। पूरा इंटायर क्लासिकल जेनेटिक्स ही है मेरे भाई, किस पर? मेंडल के फाइंडिंग पर आधार। बात करो, मार्क करो बच्चों, जैसे तुम केमिस्ट्री में पढ़े होगे पीरियडिक टेबल, ठीक है, याद करो मेंडलीव। सोचो बच्चों वो कितना जीनियस होगा कि उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं था तब उसने 104 तत्व को अरेंज भी कर दिया और कुछ खाना खाली छोड़ दिया ताकि भविष्य में जो खोज होगा तो उसको वहां विस्थापित करेगा। अनुमान लगाओ कितना। और बच्चों जहां तक मेंडल का सवाल, तो बायोलॉजी की बात करो तो बायोलॉजी में मेंडल सच में जीनियस है बच्चों। साइंस में बहुत ऐसे लोग हुए हैं जो जीनियस था, अल्बर्ट आइंस्टीन, मेंडलीव। और बच्चों बायोलॉजी की बात करो तो जीजे मेंडल। बच्चों वैसे इसका नाम था जीजे मेंडल, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल। जहां तक बच्चों मेंडल का सवाल है तो मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया के कौन शहर? ब्रून शहर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिटी ऑफ मोनेस्ट्री। आमतौर पर हिंदी में क्या कहते हैं? गिरजाघर का शहर। बच्चों देखोगे हर एक शहर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे चले जाओ जयपुर, इंडिया में जयपुर को कहा जाता पिंक सिटी, गुलाबी शहर, ठीक है बच्चों। क्या नाम है? बनारस को चले जाओ, कहते हैं लोग सिटी ऑफ टेम्पल। तो हर एक शहर की अपनी आइडेंटिटी होती है। उसी तरह बच्चों ऑस्ट्रिया का जो ये ब्रून शहर है इसको कहा जाता है सिटी ऑफ मोनेस्ट्री। बच्चों गिरजाघर का शहर कहा जाता है। तो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर के नजदीक एक गांव था हाइजेनड्रॉफ विलेज। क्या नाम था? हाइजेनड्रॉफ विलेज का मेंडल एक पुअर गार्डनर फैमिली से आता, गरीब माली परिवार का लड़का। मार्को, मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के नजदीक स्थित हाइजेनड्रॉफ विलेज में एक गरीब माली परिवार में हुआ था। फिर से मार्क कीजिए, कहाँ मेंडल जन्म होता? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? तो ब्रून शहर के नजदीक कौन गांव? हाइजेनड्रॉफ गांव में। और बच्चों पुअर गार्डनर फैमिली। बच्चों मेंडल बचपन से ही बहुत कुशाग्र और इंटेलिजेंट लड़का था, ठीक है मेरे भाई। और उसने ऑस्ट्रिया के बोर्ड एग्जाम, मैट्रिकुलेशन के बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था। नतीजा लोगों की नज़र स्वतः मेंडल पर चली गई, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि पढ़ाई के क्रम में मेंडल क्या बन गया? मॉन्क बन गया। मॉन्क समझते हो? जिसको घर संसार से क्या होता है, लगाव हट जाता है, साधु सन्यासी पुजारी टाइप का हो जाता है। इसी क्रम में बच्चों बहुत कम उम्र में मेंडल इंटर इनटू द मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून एज ए प्रीस्ट, ठीक है बच्चों। तो मेंडल ब्रून शहर के कहा जाता है कि ब्रून शहर वन ऑफ द रिचेस्ट गिरजाघर माना जाता था उस समय बच्चों। उसी गिरजाघर में मेंडल मेरे भाई प्रीस्ट मतलब पुजारी के रूप में बहुत अर्ली एज, लगभग 18 वर्ष के एज में इंटर कर गया। और एक्चुअली मेंडल का नाम था बच्चों जॉन मेंडल। लेकिन जैसे ही वो पुजारी के रूप में ब्रून शहर के गिरजाघर में ईद किया तो उसके नाम के आगे कौन चीज लग गया? रे टाइटल ग्रेगर लग गया, ठीक है। जैसे देखोगे मुस्लिम में कोई पूजा पाठ करता है तो मौलवी कहलाता है, हिंदू में लगता है तो क्या कहता? पंडित कहलाता। इन द सेम फैशन मेरे भाई ईसाई में जो पुजारी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेगर टाइटल। तो उसी तरह मेंडल के नाम के आगे क्या लग गया? ग्रेगर जॉन मेंडल। जबकि मेंडल का नाम क्या था मेरे भाई? जॉन मेंडल। लेकिन जैसे ही ब्रून शहर के गिरजाघर में वह पुजारी के रूप में प्रवेश किया, मात्र कितना उम्र में? 18 वर्ष के में, तो उसके नाम के आगे क्या लग गया? टाइटल ग्रेगर जॉन मेंडल। बच्चों मेंडल बहुत ही जीनियस लड़का था, ठीक है। मेंडल के बिहेवियर, पढ़ाई, इंटेलिजेंसी से उस गिरजाघर के सारे लोग बहुत ही प्रभावित थे। और मेंडल का जीनियसनेस देख के उसी मठ का फादर ने मेरे भाई मेंडल को वियना यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए क्या किया? भेज दिया, जो उस जमाने का सबसे कॉस्टली बच्चों यूनिवर्सिटी माना। ये देखो ना, आफ्टर फ्यू ईयर, कुछ बरस के बाद ही वाज सेंट टू द वियना यूनिवर्सिटी फॉर द कोर्स ऑफ फिजिक्स, मैथ एंड नेचुरल साइंस। बच्चों तुम ही सोचो, एक माली परिवार का बेटा
एक माली परिवार का बेटा वियना जैसे महंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि मेंडल उस मठ में पुजारी के रूप में प्रवेश तो कर गया, लेकिन उसकी जीनियसनेस, उसकी बौद्धिक तीव्रता ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि उस गिरजाघर के खर्च पर मेंडल को वियना यूनिवर्सिटी भेज दिया गया पढ़ने के लिए। कौन चीज? फिजिक्स, मैथ और नेचुरल्स। वहाँ पर वियना यूनिवर्सिटी में मेंडल अच्छी खासी पढ़ाई करता रहा और पढ़ाई करने के बाद वो रिटर्निंग फ्रॉम कहाँ से मिले हुए? वियना यूनिवर्सिटी से वापस आया अपने वही ब्रून शहर के गिरजाघर में, और बच्चों स्टार्टिंग इज हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, अपना मटर के पौधा पर ऐतिहासिक हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। कब से कब? 1856 से 1863 तक, लगभग 7 से 8 वर्ष तक। ठीक है, तो वियना यूनिवर्सिटी से वापस लौटने के बाद मेंडल ने मेरे भाई उसी मठ के गिरजाघर के गार्डन बनाया और उस गार्डन में अपना हिस्टोरिक मटर पर एक्सपेरिमेंट करता रहा। लगभग कितना बरस तक? 7 से 8, मतलब 1856 से 1863, लगभग 7 से 8 वर्ष तक। ठीक है, एंड पब्लिश्ड हिज रिजल्ट एंड कंक्लूजन इन 1865 में मेंडल ने अपना रिजल्ट और कंक्लूजन बच्चों प्रकाशित किया। लेकिन जानते हो यहीं से मेंडल के जीवन का खराब दिन क्या हुआ, शुरू हुआ। बच्चों, मेंडल ने 1865 में अपना मटर पर जो रिसर्च पेपर था वो एक लोकल मैगजीन में क्या किया, प्रकाशित किया। लेकिन कोई मेंडल की बात उस समय सुनने के लिए तैयार नहीं था। बच्चों, वही वो एरा था जिस समय डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब प्रकाशित हुआ था और लोग मेंडल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेंडल कहता रह गया, किसी ने नहीं। बच्चों, मेंडल अपने रिसर्च पेपर का 3 कॉपी बनाया। एक प्रति उसने ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट को भेजा और एक प्रति अपने गुरुदेव को भेजा, नेगली जो उस समय के महान बोटनिस्ट थे, उनको भेजा कि किसी तरह प्लीज मेरा पेपर क्या कीजिए, पब्लिश करा दीजिए। और एक पेपर उसने किसके पास? अपने पास रखा। और मेंडल बार बार ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट को रिमाइंडर करता रहा, पेपर पर रिमाइंडर भेजता रहा। लेकिन बच्चों, ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट के कान पर जू नहीं रहेंगी। शायद मेंडल का इतना इम्पोर्टेंट पेपर ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट के किसी फाइल में क्या हो गया, दब गया होगा। ठीक है, और प्रकाशित नहीं हुआ। तब मेंडल अंत में उसी दौरान बच्चों मेंडल को ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो गई जिसमें किडनी और हार्ट प्रॉब्लम होता, और मेंडल का पैर फूल गया था, उसको बुलने में चलने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी मेंडल फिर वियना गया और अपने गुरुदेव नेगली से उसने क्या किया, भेंट किया और उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज किसी तरह मेरा पेपर को क्या कीजिए, पब्लिश कराइए। ठीक है, और लेकिन नेगली ने भी मेंडल की बात का कोई खास नोटिस बच्चों नहीं लिया। हालांकि एबीसी बायोलॉजी कहता है कि मेंडल का जो रिसर्च पेपर था वो उस समय के हिसाब से ज़्यादा था। शायद मेंडल का रिसर्च पेपर नेगली के समझ में नहीं आया, इसलिए नेगली ने कोई खास केयर नहीं लिया बच्चों। और इसी तरह बच्चों मेंडल चीखते चिल्लाते रह गया, कोशिश करते रह गया, अंततः उसका रिसर्च पेपर प्रकाशित नहीं हुआ बच्चों। और 6 जनवरी 1884 के दिन मेंडल की ड्रॉप्सी बीमारी के कारण क्या होगी, मृत्यु होगी। और बच्चों मेंडल के मृत्यु के साथ ही मेंडल की कहानी समाप्त हो गया। धीरे धीरे लोग भूल गया कि मेंडल भी कोई ऑस्ट्रिया में था, जो पुजारी था, प्रीस्ट था, मटर पर प्रयोग के लोग भूल गया। तो 6 जनवरी 1884 को ड्रॉप्सी के वजह से मेंडल की मृत्यु हुई, और मेंडल की मृत्यु के साथ ही मेंडल की कहानी समाप्त हो गई। धीरे धीरे लोग मेंडल को भूल चुका था। चलिए, अब आखिर मेंडल का जीन फिर निकला कैसे? तो बच्चों ये कहानी है 1900 ईस्वी की। कब की कहानी है? मतलब मेंडल के खोज के लगभग 30 बरस, 30 मरने नहीं, डिस्कवरी जो 1965 में पब्लिश हुआ उसके नियर अबाउट 30 बरस से कुछ ज़्यादा ही बच्चों
3 वैज्ञानिक, एक का नाम था कार्ल स्कोरेन जो कहाँ के थे, जर्मनी के, दूसरा था ह्यूगो डी वेरिस कहाँ के, हॉलैंड के, और तीसरा था ट्रेसर मार्क जो कहाँ के, मेंडल के ही देश ऑस्ट्रेलिया की न। इन तीनों ने मेरे भाई क्या किया, रीडिस्कवर द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों मेंडल के वंशागत नियम को इन तीनों ने फिर से खोज डाला। और बच्चों ये तीनों जैसे ही मेंडल के नियम को फिर से खोजा तो बच्चों पूरे यूरोप में तहलका मच गया और इसका डिस्कवरी हर एक पेपर में क्या होने लगा, प्रकाशित हो चुका। क्योंकि 30 बरस हो गया था, लोग मेंडल को भूल चुका था मेरे भाई। तो संयोग से पूरी यूरोप के भिन्न भिन्न अखबार में इसका रिसर्च पेपर प्रकाशित होता था और इसका तहलका मच गया मेरे भाई। एक बार की बात है, पेपर में जब इसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो उस समय जो ऑस्ट्रिया के वही गिरजाघर में जो फादर थे, उन्होंने जब इस रिसर्च पेपर को देखा तो उनके दिमाग में आया कि अरे ये तो हमसे पहले जो फादर थे, पुजारी थे, वो इस पर तो काम मटर उटर पर किए करते थे। तो संजोग से वो पेपर लेते हुए गए मेंडल के क्वार्टर में। बच्चों तुम यकीन करोगे, मेंडल की पत्नी उसी समय गोईठा ठोक रही थी, बड़ी गरीबी और खराब दिन में। तो उसने पूछा कि मेंडल का कोई है पेपर? तो मेंडल की पत्नी घर गई, घर के वही पुराना 30 बरस पुराना पेपर एकदम मिटाया हुआ लाके उनके हाथ में जब उन्होंने मिलाया तो कहा अरे ये तो आज से 30 बरस पहले ही खोज हो चुका था। उन्होंने मीडिया को बच्चों बुलाया और बुलाने के बाद वो पेपर दुनिया के सामने रखा। बच्चों रातों रात तहलका मच गया और सबसे पहला हुआ ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट का रिएक्शन हुआ, उसने रातों रात उस मठ को सीज कर लिया बच्चों, और मेंडल का एक एक रिसर्च पेपर क्या है खोजा जाने लगा बच्चों। ठीक है, हालांकि जब ये बात, ये ह्यूगो डी वेरिस का आपको आगे भी मुलाकात होगी, म्यूटेशनिज्म, ये एक्चुअली में विद्वान था बच्चों। ह्यूगो डी वेरिस को जब ये बात मालूम हुआ कि जिस रिसर्च के लिए मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है ये तो आज से 30 बरस पहले ही खोजा जा चुका है, तो उसके दिमाग में यह आया कि वो कितना विद्वान होगा। और जानते हो बच्चों, वो हॉलैंड से आया, वही बुरून शहर के गिरजाघर मठ में, और मेंडल के परिवार से मिला। जब बच्चों मेंडल के परिवार से वो मिला तो उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने अपने सारे रॉयल्टी का मीडिया के सामने उसने कहा कि मैं अभी अपना सारा रॉयल्टी का पैसा मेंडल के परिवार को डोनेट कर रहा हूँ। और बच्चों वो गोईठा ठोकने वाली रातों रात करोड़पति बन गई बच्चों। ठीक है, तो ये तो हुआ मेंडल का रीडिस्क। अब सबसे बड़ा अहम बराबर सभी जगह पूछा जाता है कि आखिर मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना बच्चों? आखिर व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? आखिर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का ही पौधा क्यों चुना? तो बच्चों एक बात बता दूं, मटर से पहले एक पौधा होता है हायरेसियम ग्रास, इस पर भी मेंडल ने ट्राई किया था, लेकिन बच्चों मेंडल को वंचित इसमें सफलता नहीं मिली थी। तब मेंडल किसको सेलेक्ट किया? मटर। और कौन मटर पौधा, यहां पर याद रखिएगा कौन मटर मेरे तो गार्डन पी, एडिबल पी, याद रखिएगा, नॉट स्वीट पी। स्वीट पी नहीं, मीठा मत, स्वीट पी मतलब समझे बच्चों क्या हुआ? उसी का बोटनिकल नाम है लेथायरस ओडोरोटस, जिसको गांव घर में हम लोग क्या कहते हैं? खेसारी। क्या कहते हैं? खेसारी। तो याद रखिएगा बच्चों, स्वीट पी पर मेंडल ने प्रयोग नहीं किया था। किस पर? गार्डन पी या एडिबल पी, जो किस परिवार का पौधा है? फैबेसी परिवार का पौधा है, जिसका बोटनिकल नाम क्या होता? पाइसियम सेटाइवम। क्या होता बोटनिकल नाम? पाइसियम सेटाइव, जिसमें क्रोमोजोम क्या होगा? 2n बराबर 14 क्रोम, मतलब समझे, और n बराबर क्या होगा? 7। ठीक है, तो ये तो हुआ मेंडल ने आखिर मटर के पौधे को, कौन मटर? फिर याद रखिएगा, गार्डन पी या एडेपुल पी, नॉट स्वीट पी।
ठीक है। अब सवाल उठता है ये मटर के पौधा पर ही क्यों किया, तो आज यहीं तक रखिए, अगली क्लास में हम इसको अच्छा से विश्लेषण, सुंदर से विश्लेषण करेंगे कि आखिर मेंडल को मटर के पौधा को ही चुनाव करने का कारण क्या था। याद रखिएगा, जबकि मेंडल ने हैरिसियम ग्रास पर प्रयोग किया था लेकिन उसको वांछित सफलता नहीं मिली, तब सेकेंड अटेम्प्ट में वो किस पर आया था, मटर में। और जो मेंडल इतना मेंडल को क्या किया, फेमस किया, इसको अगली क्लास में हम लोग एनालाइज करेंगे।